चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि इंडिया कोल सिम इज टर्म एज अ थिक सिम जब उसका थिकनेस इज इक्वल टू और मोर देन। हम लोग को पता है कि इंडिया में थिक सिम का वो होता है जब उसका 4.8 मीटर से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग थिक सिम कहते हैं। इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, एक बोर्ड एंड पिलर माइनिंग में, इसमें सिंगल लिफ्ट के जाते हैं अगर 6 से 8 मीटर होता है। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड से कर सकते हैं, हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड से कर सकते हैं, और मल्टीपल लिफ्ट विथ स्टोइंग मेथड से कर सकते हैं। वही अगर जब हम लोग उसका लॉन्ग वॉल पे जाएंगे तो लॉन्ग वॉल में आपका अगर 4.8 मीटर से ज्यादा तो थिक सिम, और 5.5 मीटर से कम है तो उसको सिंगल लिफ्ट से कर सकते हैं, या फिर स्लाइसिंग विथ केविंग करते हैं, स्लाइस माइनिंग विथ स्टोइंग करते हैं। तो पहले का है 4.8 मीटर। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ अ शाफ्ट इज मोर देन डैश मीटर इन डेप्थ, अरेंजमेंट शैल बी बाय मैकेनिकल मींस फॉर पर्सन टू डिसेंड एंड असेंड। तो ये कोलमैन्स रेगुलेशन के 2017 में दिया है कि चैप्टर 7 में अ, उसका 71 पॉइंट का थर्ड सब पॉइंट है कि अगर शाफ्ट का मोर देन 30 मीटर इन डेप्थ है तो वहाँ पर्सन को असेंड डिसेंड करने के लिए मैकेनिकल मींस की जरूरत पड़ेगी। तो थर्ड इज द राइट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि RMR is predominantly used for the estimation of rock load and design of the support system for। तो इन डैश अंडर, तो RMR तो आपको पता होगा रॉक मास रेटिंग होता है 89, जो कि डिपेंड करता है आपका RQD, UCS, स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ग्राउंड वाटर कंडीशन, ये सब आपका क्लासिफिकेशन पैरामीटर होता है। और वहीं आपका एक और पैरामीटर ओरिएंटेशन ऑफ पैरामीटर, तो आप ओरिएंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो अब वही आपका एक चार्ट दिया रहेगा सबके अलग अलग वैल्यू के हिसाब से। तो चार्ट के हिसाब से हम लोग रेटिंग निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे तो हम लोग आएगा रॉक मास रेटिंग। रॉक मास रेटिंग के हिसाब से हम लोग अलग अलग चीज निकाल सकते हैं, जैसे कि एवरेज स्टैंड अप टाइम यहाँ पे अगर इस केस में देखें तो काम आएगा, जिससे हम लोग डिजाइन सपोर्ट के लिए जाएंगे। तो बेसिकली ये हम लोग गो फेजेस में तो नहीं करेंगे, क्योंकि गो फेजेस में तो या फिर केविंग या स्टोइंग के लिए जाएंगे, वहाँ सपोर्ट की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो अगर प्रॉपर डिजाइन सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो डेवलपमेंट रोडवेज इन कोलसिम में पड़ेगी। ठीक है। कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन फेवरेबल जियोमाइनिंग कंडीशन फॉर हाई प्रोडक्शन एंड हाई प्रोडक्टिविटी, मैकेनाइज्ड माइनिंग ऑफ फ्लैट टू जेंटली डिपिंग 1.5 to 4.5 मीटर थिक सीम द मोस्ट सुटेबल मेथड इज। तो अब मैकेनाइज्ड माइनिंग के हिसाब से हम लोग देखें तो बोर्ड एंड पिलर से हम लोग कंटिन्यूअस माइनस जा सकते हैं, लॉन्ग वॉल में सीधे जा सकते हैं। लेकिन बोर्ड एंड पिलर में जाएंगे तो रिकवरी हम लोग का कम होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग वॉल में, तो हाई प्रोडक्टिविटी के लिए लॉन्ग वॉल में हम लोग जाते हैं। और थिकनेस भी हम लोग का 1.5 से 4.5 है, और डिप भी जेंटली है, तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग वॉल के लिए जाएंगे। लॉन्ग वॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। बोर्ड एंड पिलर, रोमन पिलर सेम ही है लगभग। फिर ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में ये देखें तो अगर 4.8 मीटर से थिकनेस ज्यादा होता है, थिक सिम माइनिंग के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ 1.5 से 4.5 है तो इसलिए इसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है। फिर हाँ, फिक्सन प्रॉप इज अ डैश टाइप ऑफ सपोर्ट। फिक्सन प्रॉप आपका यील्डिंग टाइप ऑफ सपोर्ट होता है। ये आपका यील्डिंग टाइप ऑफ सपोर्ट होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रॉप ट्रैक स्ट्रक्चर है उसको रूफ पे सपोर्ट देने की यूज करते हैं, और जो मेन फोर्स है, जो प्रेशर है, वो रेजिस्टेंस एक्ट करता है बाय द यील्डिंग पिलर्स के द्वारा, यील्डिंग पिलर्स के द्वारा। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाइप ऑफ परमिटेड एक्सप्लोजिव यूज्ड फॉर ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग। ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए कौन सा टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव यूज किया जाता है? तो ये भी सॉलिड ब्लास्टिंग का ही टर्म है। तो आपको पता होगा कि एक्सप्लोजिव को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक तो आपका क्लासिफिकेशन होता है क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, क्लास XYZ, ZZ। फिर एक आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, क्लास A B C। और अंडरग्राउंड माइन में परमिशन के लिए यूज करने के लिए आपका होता है आपका P1 P2 P3 P4 P5। तो ये टाइप ऑफ परमिटेड एक्सप्लोजिव सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए P5 ही यूज होता है।
ठीक, यहाँ तक हो गया था ना। यहाँ पे हम लोग थे। तो यहाँ पे ये कि एट dash width depth ratio of a groove in underground, it cause the maximum possible subsidence at more than one point in overlying ground surface। तो यहाँ पे जैसे हम समझा रहे थे कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन हो गया है और यहाँ पे कोल है। इसका अगर सरफेस सब्सिडेंस, सरफेस के ऊपर जाएंगे, सब्सिडेंस देखेंगे, तो मान लीजिए लिमिट लिमिट पॉइंट है सर सब्सिडेंस का, सरफेस सब्सिडेंस का। तो यहाँ से जो ये एंगल बनता है वो होता है आपका एंगल ऑफ ड्रॉ। ये एस जो यहाँ पे जीरो है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यू जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। एच होता है माइनिंग हाइट। डब्ल्यू होता है विड्थ ऑफ एक्सट्रैक्शन। और जो एस मैक्स होता है वो मैक्सिमम सब्सिडेंस हो जाता है, वो होता है ए एम कॉस अल्फा, जहाँ पे ए है आपका सब्सिडेंस फैक्टर, एम माइनिंग हाइट, अल्फा इज एंगल ऑफ रीफ। और यहाँ पे तीन केस होता है, क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल। जब ये विड्थ और इज गेटर इज इक्वल टू 2h10 डेल्टा है, तो यहाँ पे एस इक्वल टू एस मैक्स एक पॉइंट पे होगा। अ, और और जब सब क्रिटिकल है तो यहाँ W इज लेस देन 2h10 डेल्टा होगा, यहाँ S इज ग्रेटर देन S मैक्स होगा। और जब सुपर क्रिटिकल है, यहाँ W इज ग्रेटर देन 2h10 डेल्टा, यहाँ S इक्वल टू S मैक्स एक्स मोर देन 1 पॉइंट होगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि जब आपका मैक्सिमम पॉसिबल सब्सिडेंस है जो S मैक्स है वो मोर देन 1 पॉइंट पे होती है, तब होता है जब W इज ग्रेटर देन 2h10 डेल्टा होता है, ये होता है आपका सुपर क्रिटिकल कंडीशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सब्सिडेंस दैट कंटिन्यूस सब्सिडेंस होता है वो आपको कहते हैं हम लोग रेसिडुअल सब्सिडेंस। ठीक, हो गया। फिर नेक्स्ट आता है प्रोनेस टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन इज हाई इन विच इज द फॉलोइंग क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो सी पी टी क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर वो होता है जब आपका, वैसे कोल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो कोल का क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है कि जब आपका टेम्परेचर ऑफ द कोल उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर। और ये जब आपका 120 से 140 डिग्री होता है क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, उस केस में ये हाई प्रोनेस होता है तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग के। ठीक है, तो द सीपीटी व्हेन द temperature of the coal cross the surrounding temperature of environment। ठीक, हो गया। फिर नेक्स्ट है कि which of the following term is not used to describe the fault, जियोलॉजिकल फॉल्ट। अब जियोलॉजिकल फॉल्ट में आपका मान लीजिए ये डिसकंटिन्यूटी का प्लेन है और यहाँ पे आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक, यहाँ का अगर हम लोग इसके पर, ये होता है आपका स्ट्राइक। डिसकंटिन्यूटी आपका या फिर आपका डिप सिप, ये जो डिसकंटिन्यूटी है आपका डिप डायरेक्शन में मूवमेंट हो या स्ट्राइक डायरेक्शन में मूवमेंट हो या दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो, तो फॉल्ट इसी इसी हिसाब से आपका तीन टाइप का होता है। डिप स्लिप आपका मतलब कि इस डायरेक्शन में हो, ये ऊपर हो जाए। ठीक है, स्ट्राइक स्लिप मतलब आपका इस डायरेक्शन में हो, एक आगे हो जाए एक पीछे हो जाए।
और ऑब्लिक स्लिप, ऑब्लिक डायरेक्शन मूवमेंट और स्ट्राइक में भी। इसी में जब ऑब्लिक स्लिप होता है तो उसका जो नेट स्लिप है, तो आपका तीन कंपोनेंट होता है। एक होता है हीव, होता है वर्टिकल थ्रो, होता है हॉरिजॉन्टल थ्रो। और यहाँ पे हम लोग डीप से नहीं, हेड एक जो होता है 90 डिग्री माइनस डिप, उसको हम लोग हेड कहते हैं। तो ये हम लोग की चीज ये लॉजिकल डिसकंटिन्यूटी को डिस्क्राइब करने के काम आते हैं। तो हेड काम आएगा, थ्रो काम आएगा, अप थ्रो, डाउन थ्रो, ग्रेडियंट डिप यहाँ पे नहीं काम होता है। डिप की जगह हम लोग हेड यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सरफेस माइन डेवलपमेंट बॉक्स कट इज डिफाइंड एज, बॉक्स कट जो होता है वो इनिशियल कट जो रिक्वायर्ड होता है टू ओपन द कोल सीम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉक्स कट। दिस इज द फर्स्ट कट ऑफ द फाइनल कट टू क्लोज द माइन नहीं, एनी कट विच मस्ट बी लुक लाइक एन ओपन बॉक्स नहीं, द कट टू एक्सटेंड द हॉल रोड नहीं। और तो बॉक्स कट होता है इनिशियल कट मेड टू ओपन द माइन, जब हम लोग माइन को ओपन करते हैं तो फर्स्ट फर्स्ट कट जो हम लोग बनाते हैं बॉक्स कट, वहां से हम लोग को प्रीफेस मिलना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट होता है कि सेंसुलर वेंटिलेशन इज प्रीफर ओवर द डिसेंशनल वेंटिलेशन। तो आपका एसेंशियल वेंटिलेशन क्या होता है, मान लीजिए आपका शाफ्ट है, एक अपकास्ट डाउनकास्ट, एक अपकास्ट, ये डाउनकास्ट है, ये अपकास्ट। यहाँ से एयर आपका पूरा यहाँ आएगा, नीचे तक जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट से निकल के आपका अपकास्ट में जाएगा। और और ये आपका हो गया नल वेंटिलेशन। और वहीं आपका ये मान लीजिए डाउनकास्ट है, अपकास्ट। तो इस केस में आपका आएगा, पहले आपका डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से निकल के फिर आपका ऊपर अपकास्ट में जाएगा। तो ये होता है वेंटिलेशन। तो एसेंशियल वेंटिलेशन इस केस में आपका ये अ, जो एनवीपी नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर है, वो आपको फेवर करता है एडिंग द फैन प्रेशर में। तो यहाँ से आपका लार्जर एनवीपी आपका डेवलप होता है, एनवीपी जो डेवलप होता है वो लार्जर होता है, क्योंकि इसमें सपोर्ट करता है फैन प्रेशर को वहीं पे। और लेकिन इस केस में थोड़ा आपका ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होता है। वहीं आपका डिसेंशनल वेंटिलेशन जो होता है वो पहले आपका डिस्ट्रिक्ट से होके जाता है, फिर इधर से होके निकलता है। मान लीजिए अगर कोई हॉट डीप माइंस है, तो उस केस में ये आपका काम आता है। ठीक। तो द करेक्ट ऑप्शन इज लार्जर एनवीपी इज डेवलप्ड एडिंग द फैन प्रेशर, हॉट डीप माइंस। ठीक। फिर ये कि इन केस ऑफ वीक रॉक ओवर लेन बाय द स्ट्रॉक लॉक, द रॉक बोल्ट इंस्टॉल्ड थ्रू them will act as a suspension। इस केस में जो रॉक बोल्ट हम लोग लगाते हैं वो सस्पेंशन की तरह एक्ट करता है। ठीक। फिर बर्डन फॉर 57 मिलीमीटर होल इन ब्लास्टिंग गैलरी, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड आप लोग पता थिक सिम माइनिंग के लिए जो होता है, जब 4.8 मीटर से ज्यादा होता है थिकनेस, थिकनेस ऑफ सीम। तो इसमें आपका हम लोग क्या करते हैं कि 57 mm होल है, तो इसमें तो 57 mm होल के हिसाब से आपका जो बर्डन होता है, तो फॉर्मूला एक second। ये आप लोग हम लोग अप्रॉक्स 1.5 मीटर के आसपास हम लोग लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं
Areas having frequent geological disturbance are not suitable for mechanized bore and pillar mining. करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ये सही लग रहा है. Blasting gallery method is suitably ideal for the gassy सीम्स ऑफ डिग्री थी नहीं, 3 डिग्री गैसीनेस माइंस में ब्लास्टिंग गैलरी मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लोग ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में लार्ज वॉल्यूम ऑफ द कोल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जिससे हम लोग का गैस 3 डिग्री गैसीनेस माइंस में मीथेन गैस एक्सप्लोजन होने का चांस बहुत बढ़ जाता है. फिर मैकेनाइज्ड बोर एंड पिलर माइनिंग इज नॉट सुटेबल फॉर सीम्स हैविंग इंक्लाइनेशन लेस देन 15 डिग्री. 15 डिग्री से कम है तो आराम से बोर एंड पिलर लग जाएगा. गलत है ये. फिर मैकेनाइज्ड लॉन्ग माइनिंग इज नॉट सुटेबल फॉर द सीम हैविंग इंक्लाइनेशन लेस देन, ये भी गलत. 15 डिग्री से कम है तो लग जाएगा. एरियाज हैविंग फ्रीक्वेंट जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आर सुटेबल फॉर मैकेनाइज्ड बोरिंग पिलर. जियोलॉजिकल अगर डिस्टर्बेंस है तो मैकेनाइज्ड बोरिंग पिलर मतलब कि कंटिन्यूअस माइनर और शटल कार का यूज करके हम लोग नहीं कर सकते, आर नॉट सुटेबल. तो ये मेरे फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक. ये भी एक सीएमआर का क्वेश्चन है, ये कि एवरी प्लान एंड सेक्शन प्रिपेयर्ड इन accordance with the provision of CMR 1957 shall show a scale of a plan at least 25 centimeter long and suitably subdivided करना होता है. Section prepared in accordance with provision of CMR shall show a scale of plan, scale 25 centimeter का स्केल होना चाहिए मुझे. फिर साफ्ट को हम लोग लोकेशन इज बेस्ट डन बाय द हॉलेज एफर्ट, किलोमीटर टन एफर्ट जो होता है इसको कहते हैं हॉलेज एफर्ट. बेसिकली कि 1 टन कोयला को ले जाने के लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ रहा है टू ट्रेवल, तो वो मिनिमम होना चाहिए. इस हिसाब से हम लोग सॉफ्ट लोकेशन बता सकते हैं. फिर स्मूथ ब्लास्टिंग फॉर इंटर सिम ड्रिफ्टिंग. स्मूथ ब्लास्टिंग आपका एक कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक होता है. तो हम लोग पेरीमीटर ब्लास्टिंग भी कहते हैं. या कॉन्टूर. बेसिकली आपका यूज होता है, जिसको आपको हम लोग प्रोडक्शन ब्लास्ट के साथ के एंड में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं. और ये बेसिकली जो ओवर ब्रेक है वो रिड्यूस करता है. बिफोर प्रोडक्शन ब्लास्ट, किस कुछ कुछ केस में हम लोग बाद में यूज करते हैं. ठीक. तो प्रोडक्शन ब्लास्टिंग नहीं, रिड्यूस ओवर ब्रेक रिड्यूस करने का काम आता है. फुल रिड्यूस फ्लाई ऑफ क्रेटर ब्लास्टिंग, तो रिड्यूस करता है हम लोग का ओवर ब्रेक जो स्मूथ ब्लास्टिंग है. ठीक है. नेक्स्ट है कि नोनल हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, और नोनल इसको हम लोग शॉक ट्यूब भी कहते हैं. तो फ्लाइड ऑफ एक्सप्लोजिव डिसेंसिटाइजेशन, ग्राउंड वाइब्रेशन, एयर वाइब्रेशन. तो एक्सप्लोजिव डिसेंसिटाइजेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. पहले हम लोग जब डीसी या फिर डीएफ, डीसी बोले तो डेटोनेटिंग कॉर्ड, डीएफ बोले तो डेटोनेटिंग फ्यूज, दोनों सेम ही होता है. फ्यूज एक ही कहते हैं. और जब ये हम लोग यूज करते थे तो इसमें बेसिकली हम लोग पीईटीएन एक्सप्लोजिव यूज करते थे. इसके कोर में पीईटीएन एक्सप्लोजिव यूज करते थे, और उसका भी होता था करीब 8 से 10 ग्राम पर मीटर. जब इसको हम लोग एक्सप्लोजिव कॉलम में डालते थे, कोई हाईली सेंसिटिव एक्सप्लोजिव होता था, वो बर्न आउट हो जाता था. बर्न आउट, हाईली सेंसिटिव
एक्सप्लोजिव, और उसको डिसेंसिटाइज कर देता था। डिसेंसिटाइज इट। तो इसके बाद हम लोग शॉक ट्यूब लाए, जो कि नॉनेल होता है। उसमें बेसिकली हम लोग HRX यूज किए, जो कि इन मिलीग्राम पर मीटर के हिसाब से यूज किया गया। तो वो जो ये प्रॉब्लम है डिसेंसिटाइजेशन का, सॉल्व बाय नॉनेल शॉक ट्यूब। ठीक। और शॉक ट्यूब आपका साउंड भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, वो भी सॉरी, DC और DF। और शॉक ट्यूब आपका साउंड बहुत कम प्रोड्यूस करता है। फिर आता है सॉवेल डंपर साइजिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, कि कितना सॉवेल कितना डंपर हम लोग को जरूरत है। एक तो ये प्रोडक्शन के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं कि क्या प्रोडक्शन चाहिए। और लेकिन नेट हम लोग को क्या देखना होता है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट हो। तो इट इज डन बाय द नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। मतलब फ्यूचर में कितना हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग का नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अभी सॉलिड नंबर का हम लोग कॉम्बिनेशन का हम लोग अभी कुछ कैपिटल लगाएंगे, फ्यूचर में हम लोग कोल निकाल के उसको बेचेंगे, उसका नेट NPV निकालेंगे, वो पॉजिटिव आना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग सॉलिड नंबर साइजिंग करते हैं। पेबैक पीरियड मतलब कि कितने पीरियड में उसका वैल्यू हम लोग मतलब जितना पैसा लगाया उतना हम लोग को मिल जाएगा, वो होता है पेबैक पीरियड। टोटल प्रॉफिट डेप्रिसिएशन मतलब किस रेट से उसका वैल्यू घट रहा है, तो कहते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। एक सेकेंड। हम्म। तो इसमें NPV के हिसाब से हम लोग सॉवेल डंपर का साइजिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ साइकिल टाइम ऑफ द एक्सकैवेटिंग मशीन। एक्सकैवेटिंग मशीन का जो साइकिल टाइम है, इसमें से हम लोग देखते हैं शेल फैक्टर और बकेट फैक्टर। ये तो आपका काम आता है प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। डेल फैक्टर डेल टाइम कैलकुलेट करने के लिए। और जो स्विंग फैक्टर है, ये आपका काम आता है फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ साइकिल टाइम। कि स्विंग ऑफ द मशीन अगर आपका जितना ज्यादा होगा स्विंग पर डिग्री, उतना ही ज्यादा होगा साइकिल टाइम। इंक्रीज इन स्विंग डिग्री। साइकिल टाइम ऑफ एक्सकेवेटर क्या क्या होता है? एक होता है आपका बकेट लोडिंग टाइम। फिर दूसरा आपका आता है कि रेजिंग ऑफ द बकेट बकेट। फिर स्विंग टाइम, लोअरिंग ऑफ बकेट, सॉरी एक सेकेंड। स्विंग टाइम के बाद आता है आपका डम टाइम, मतलब बकेट अनलोड टाइम। स्विंग बैक, फिर स्विंग बैक करेगा, एंड देन लोअरिंग टाइम। ये हो गया। बकेट लोड करेगा, फिर रीच करेगा बकेट, फिर स्विंग आउट टाइम, बकेट अनलोड टाइम, स्विंग बैक टाइम, लोअरिंग टाइम। ये होता है साइकिल टाइम ऑफ एक्सकेवेटिंग मशीन। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है कि इन ओपन कास्ट माइन द बेंच फेलियर हैज occurred with the triangular portion has come out। वेज फेलियर में बेसिकली ट्रायंगुलर पोर्शन आपका कम आउट होता है। कितने तरह का आपका फेलियर होते हैं? एक होता है प्लेन फेलियर,
स्लो फेलियर में, मतलब बेंच में कितने तरह के होते हैं? एक होता है आपका प्लेन फेलियर, एक होता है आपका वेज फेलियर, एक होता है आपका टॉपलिंग फेलियर, और एक होता है आपका सर्कुलर फेलियर। ठीक। तो प्लेन फेलियर में आपका जो प्लेन होता है वो आपका टूट के बाहर आता है। वेज में जो ट्रेंगुलर शेप, टॉपलिंग में आपका लेयरिंग के थ्रू बाहर आता है, और सर्कुलर में आपका सर्कुलर फॉर्म में फिर फेल होके बाहर आता है, बॉटम बॉटम ऑफ द यहाँ पे बॉटम ऑफ द आपका बेंच में। फिर टेस्टिंग ऑफ अ पार्किंग ब्रेक ऑफ अ डंपर इज डन। जो हाईएस्ट ग्रेडियंट होगा उस पर हम लोग टेस्ट करेंगे। मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ द हॉल रोड उस पे करेंगे कि वहां पे अगर आपका ब्रेक सही है तो आपका लेवल ग्राउंड पे भी सही रहेगा, पार्किंग एरिया हर जगह सही रहेगा। तो इन द मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ द हॉल रोड पे हम लोग टेस्ट करेंगे। फिर फिर वाइड स्टॉल मेथड इज प्रैक्टिस बाय। वाइड स्टॉल मेथड में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मान लीजिए पिलर है, तो यहाँ पे हम लोग वाइंडिंग ऑफ द पिलर करते हैं। पिलर वाइड कर दिए, वाइंडिंग ऑफ द गैलरी करते हैं, जिससे पिलर छोटा होता है। पहले गैलरी इतना था, गैलरी बढ़ के इतना हो गया, पोल इतना रह गया। और इसमें रिकवरी 42% होता है एज कम्पेयर टू बोर्ड एंड पिलर की आपका नॉर्मल स्प्लिट एंड फेडरल मेथड में। बोर्ड एंड पिलर के स्प्लिट मेथड में रिकवरी आपका करीब 30% होता है, तो ये आपका रिकवरी रेट भी ज़्यादा देता है। वाइड स्टॉल मेथड में आपका वाइडनिंग ऑफ गैलरी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि आपका एंगल ऑफ ड्रॉ इज, एंगल ऑफ ड्रॉ भी हमने ऊपर ही बताया था। हम्म। तो एंगल ऑफ ड्रॉ आपका वो जो सब्सिडेंस का लिमिट होता है लास्ट पॉइंट और एक पर्टिकुलर लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है एंगल ऑफ एंगल होता है एंगल ऑफ ड्रॉ। तो ये है कि एंगल ऑफ ड्रॉ इज एंगल बिटवीन लिमिट ऑफ लाइन ऑफ सब्सिडेंस एंड वर्टिकल लाइन ऑन एनी साइड। मतलब दो साइड था, एनी साइड, तो या फिर ये करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या, एंगल बिटवीन टू लिमिट लाइंस नहीं, एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, एंगल टू वर्टिकल लाइन ऑफ सब्सटेंस नहीं, ये भी नहीं। ऐसे था आपका, ये लिमिट है और ये वर्टिकल लाइन, जो आपका एक्सट्रैक्शन था जहाँ तक हुआ है वहां से वर्टिकल लाइन खींचते हैं, और ये लिमिट ऑफ सब्सिडेंस के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ ड्रॉ, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। फिर आता है कि बोर्ड एंड पिलर वर्किंग इन अ टू फ्लैटी और जेंटली डिपिंग कंटीजियस सिम should be developed with their roadways and pillar effective। अगर कंटीजियस सिम क्या होता है, अगर 9 और लेस देन 9 मीटर है आपका सेपरेशन, पार्टिंग, पार्टिंग इज 9 मीटर और लेस देन 9 मीटर, तो उसको हम लोग कहते हैं कंटीजियस सिम। दो सिम के बीच में अगर पार्टिंग है 9 या 9 मीटर से कम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटीजियस सिम। और कंटीजियस सिम में जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं तो मान लीजिए ऊपर ये एक मान लीजिए से नीचे है, ये दो, ये 9 लेस देन इक्वल टू 9 मीटर है। तो अगर यहाँ पे पिलर बन रहा है तो नीचे हम लोग को पिलर बनाना होता है। इस तरीके से हम लोग जाते हैं। तो डेवलप विथ देयर रोडवेज एंड पिलर परफेक्टली ओवरलैपिंग, ओवरलैप करना चाहिए।
ठीक, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइलिंग मेथड, कैसियन मेथड, फ्रीजिंग मेथड, सीमेंटेशन प्रोसेस आर सम ऑफ द स्पेशल मेथड ऑफ डैश फॉर लूज एनिमल और विदाउट प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये आपका सॉफ्ट सिंकिंग मेथड है। पाइलिंग मेथड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि सॉइल का आपका मतलब जहाँ सॉफ्ट सिंक करना है वहाँ सॉइल का एक्सट्रैक्शन करते जाते हैं, वहीं पे आपका जो साइड वॉल पे उस पर कंक्रीट हम लोग करके स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं और द साइड वॉल के सपोर्ट के लिए। ये आपका होता है पाइलिंग मेथड। दूसरा आता है आपका केसियन मेथड। केसियन मेथड में हम लोग कैसियन एक स्ट्रक्चर होता है वो क्लोज, वो उसका यूज करके हम लोग सॉफ्ट सिंकिंग करते जाते हैं। और फ्रीजिंग मेथड आपका ये भी आपका काम आता है, मतलब जब साइड वॉल अनस्टेबल है तो फ्रीजिंग मेथड आपका ये होता है कि जब हम लोग आपका इसमें हम लोग को फ्रीज करना होता है। बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ सॉफ्ट सिंक करते हैं वहाँ पे हम लोग फ्रीजिंग पाइप डालते हैं और उस फ्रीजिंग पाइप में फ्रीजिंग लिक्विड जो कि होता है कि आपका ब्राइन सॉल्यूशन और लिक्विड नाइट्रोजन, इसको डालते हैं और ये जो जितना भी हीट है वहाँ का एक्सट्रैक्ट कर लेता है अपने अपने में और वहाँ का फ्रीज कर देता है। तो ये बेसिकली फ्रीजिंग मेथड होता है। ये अगर वाटर है या फिर आपका अनस्टेबल है साइड वॉल तो वहाँ ही काम होता है। फिर नेक्स्ट होता है आपका सीमेंटेशन प्रोसेस। सीमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है कि इसमें भी सॉइल का एक्सट्रैक्शन करते हैं और वैसा एरिया जहाँ पे वाटर बियरिंग एरिया से बच के जाना है हम लोग को, वहाँ पे हम लोग जेट स्प्रे करते हैं और सम केमिकल्स और सीमेंट का, और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये सारों स्पेशल मेथड है सॉफ्ट सिंकिंग के। ठीक, ठीक है। हम्म फिर द टू वर्किंग ऑफ द टू अंडरग्राउंड माइंस ईच हैविंग 4.8 मीटर गैलरी width of 10 100 मीटर डेप्थ must be separated by the minimum distance of 25 पॉइंट। ये आपका सीएमआर का क्वेश्चन है आपका। तो ये अगर आपका दो अंडरग्राउंड माइंस है और उसमें आपका 100 मीटर का पार्टिंग है, तो अगर ऊपर काम चल रहा है बोर्डिंग पिलर से मान लीजिए तो 4.8 मीटर गैलरी से बनाया गया है, तो नीचे भी हम लोग काम कर सकते हैं। मान लीजिए ऊपर यहाँ पे काम चल रहा है तो नीचे आपका जो इनके में सेपरेशन है वो मिनिमम 25.5 का होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट होता है क्या, अंडरग्राउंड माइन स्ट्रेस सेल्स और स्ट्रेस मीटर। ये बेसिकली हम लोग का अंडरग्राउंड में एक्सकेवेशन के बाद जो इंड्यूस स्ट्रेस है उसको मेजर करने के काम आता है। ठीक। इंड्यूस स्ट्रेस इन पिलर। नेक्स्ट होता है आपका मर्करी फल्मिनेट। अब मर्करी फल्मिनेट जो होता है, मर्करी फल्मिनेट या फिर आपका लेड एजाइड या फिर आपका एएस से, ये सब आपका प्राइमरी एक्सप्लोजिव्स होते हैं और ये यूज होते हैं एज अ प्राइमर चार्ज। इन सबको हम लोग प्राइमरी भी कहते हैं, प्राइमरी। तो ये प्राइमर चार्ज इन डेटोनेटर्स। एज एडिटिव टू सेंसिटिव एक्सप्लोजिव नहीं, डेटोनेटिंग कॉर्ड में ये नहीं यूज होते हैं। डेटोनेटिंग कॉर्ड में आपका पीटीएन यूज होता है जो सेकेंडरी में आता है, सेकेंडरी एक्सप्लोजिव्स हाई एक्सप्लोजिव्स। सेकेंडरी एक्सप्लोजिव्स नहीं है और ये हाई एक्सप्लोजिव्स। ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका कि फ्यूज हेड ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर आते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर केस में हम लोग फ्यूज हेड, पहले ऐसे मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिक वायर आया, फिर ये आपका इलेक्ट्रिक वो दिया, फिर रख दिया, फिर यहाँ पे हम लोग चिप लगा रहता है जो कि डीले मॉड्यूल कहते हैं। डीले मॉड्यूल चिप लगा रहता है, यहाँ आपका कैपेसिटर रहता है, फिर यहाँ से आपका फ्यूज हेड रहता है, फिर यहाँ पे आपका प्राइमर चार्ज, फिर आपका बेस चार्ज।
प्राइमर चार्ज डिस्चार्ज। तो जो फ्यूज हेड है वो आफ्टर द डिले मॉड्यूल हम लोग लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक। वहीं अगर इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के केस में देखें, फ्यूज इलेक्ट्रिक वायर आया सीधे आपका फ्यूज हेड से ही जुड़ा रहता है, फ्यूज हेड से। और फ्यूज हेड के बाद आपका डिले एलिमेंट लगा रहता है। फ्यूज हेड पहले आपका जो पायोटेक्निक एलिमेंट है, पायोटेक्निक एक्सप्लोजिव, जो कि डिले एलिमेंट की तरह काम करता है, उसको आपका इग्निशन देता है। फिर वो डिले के हिसाब से अपना करता है। फिर वहां पे आपका प्राइमर होता है, फिर यहाँ आपका बेस होता है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक। एक सेकेंड, चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया आफ्टर डिले एलिमेंट, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। ठीक। हम्म। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि डीकपलिंग चार्ज सिंक। तो जो डीकपल्ड चार्ज है, उसमें बेसिकली आपका क्या होता है कि जो लास्ट होल डायमीटर है उस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्टेज, एक्सप्लोजिव कार्टेज डायमीटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लास्ट होल के कोने कोने थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा रहता है। यहाँ पे जो एक ब्लास्ट होल में जितना एक्सप्लोजिव है वो कम हो जाता है। तो इसको हम लोग करते हैं डीकपलिंग रेशियो भी कहते हैं और डीकपलिंग चार्जिंग कहते हैं। इसमें बेसिकली मैक्सिमम चार्ज पर डिले कम हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ग्राउंड वाइब्रेशन कम होगा और फ्रेगमेंटेशन में ही हेल्प करता है, बेटर फ्रेगमेंटेशन एंड लेस वाइब्रेशन। ठीक। नेक्स्ट होता है यूनिट ऑफ द ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन। ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन ये आपका पीपीवी होता है, पीक पार्टिकल वेलोसिटी। हम लोग में करते हैं मिलीमीटर पर सेकेंड। फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन आपका बेसिकली क्या होता है, दो कांस्टेंट होता है, डी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू पावर ऑफ माइनस के टू मान लीजिए। ठीक। यहाँ पे ये आता है आपका इसका स्केल्ड डिस्टेंस, जो कि डी होता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम ब्लास्ट, की होता है चार्ज जो ब्लास्ट हो रहा है पर डिले में भी। ठीक। फिर नेक्स्ट होता है कि दैट इज द स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर दैट कैन बी मेजर्ड बाय मॉनिटरिंग स्ट्रोब। स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ये हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं, लीस्ट काउंट। रिलायबिलिटी मतलब कितना रिलायबल है वो, कितने लंबे तक चलेगा। रिपीटेबिलिटी मतलब कितने बार हम लोग यूज कर सकते हैं। और सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट है। और सेंसिटिविटी मतलब कि कितना सेंसिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग को जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल होता है लीस्ट काउंट, मॉनिटरिंग द इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आपका हम लोग को कोई डिस्टेंस नापना है, तो अगर हम लोग स्केल से नाप रहे हैं या फिर वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है तो वो ज्यादा एक्यूरेट हम लोग को डिस्टेंस देगा। ठीक। नेक्स्ट है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ अ स्लोप ऑफ एन ओपन कास्ट माइन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है आपका, स्ट्रेंथ बटा स्ट्रेस। तो जब हम लोग का इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर होता है जो, तो जो स्ट्रेंथ है डिक्रीजेज, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक। एक सेकेंड।
हाँ ठीक, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सेफ लिमिट ऑफ अ टेंसाइल स्ट्रेन इन अ फॉरेस्ट लैंड इज डैश मिलीमीटर पर मीटर एज पर गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो जो सेफ लिमिट है टेंसाइल स्ट्रेन का आपका होता है 20 पर mm होता है पर द गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट है कि पिक द ऑड वन आउट विच इज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू क्वालिफिकेशन प्रोसेस। क्वालिफिकेशन कोल फॉर्मेशन प्रोसेस, फॉर्मेशन में जो प्रोसेस होता है ये आपका क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा। टाइम जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ कोल मिलेगा, डेप्थ ऑफ बरियल जितना अच्छा होगा उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ कोल मिलेगा, मतलब वो उतना पुराना है। ऑर्गेनिक इफेक्ट, हाँ, मेथड ऑफ वर्किंग पे नहीं इफेक्ट है। मेथड ऑफ वर्किंग तो बाद की बात है। तो ऑड वन आउट जो है आपका वो मेथड ऑफ वर्किंग है। फिर वीओडी होता है आपका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। तो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन होता है आपका एक्सप्लोजिव्स का। डेटोनेशन मतलब किस स्पीड से आपका शॉक वेव ट्रेवल कर रहा है। स्पीड विथ विच शॉक वेव, शॉक फ्रंट कहते हैं इसको, वो ट्रेवल्स कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। और ये एक्सप्लोजिव्स का होता है। लो एक्सप्लोजिव्स का कम होता है, हाई एक्सप्लोजिव्स का ज्यादा होता है। तो बेस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, पीटीएन, एएसए, टीएनटी, फ्यूज। पीटीएन सेकेंडरी एक्सप्लोजिव है, जो कि आपका एज अ बेस चार्ज यूज किया जाता है। इससे हम लोग एज अ प्राइमर चार्ज यूज कर सकते हैं। तो इससे आपका फ्यूज हेड में यूज होता है। ठीक, पीटीएन हो गया। फिर स्मिथ हैमर रिबाउंड टेस्ट से हम लोग पहले क्या रिबाउंड नंबर निकालते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्मिथ हैमर, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिबाउंड नंबर रूफ के अगेंस्ट लगा के या फिर जो चाहिए, और फिर रिबाउंड नंबर से फिर हम लोग यूसीएस निकालते हैं। ये हो गया यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक, नेक्स्ट आपका चेंज इन इंड्यूस स्ट्रेस इन रॉक मास कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग। तो हॉलो इंक्लूजन स्ट्रेस मीटर एक होता है, जो कि इंड्यूस स्ट्रेस का जो चेंज इन रॉक मास, मतलब कि एक एक्सकवेशन है, एक्सकवेशन के पहले आपका स्ट्रेस होता है इन-सीटू, एक्सकवेशन के बाद इंड्यूस, अब वो भी टाइम के साथ चेंज होता है। तो वो हम लोग मेजर करते हैं यूजिंग हॉलो इंक्लूजन स्ट्रेस मीटर। ये सब आपका अ, कुछ इंस्टीट्यूट टेस्ट काम आते हैं, कुछ इंड्यूस टेस्ट पे, लेकिन चेंज अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो ये हॉलो से होगा। ठीक, नेक्स्ट है कि विच इज नॉट द ट्रू इन केस ऑफ शॉक ट्यूब इनिशिएटिंग सिस्टम सच इज नॉन। ठीक है, नीड्स अ डेटोनेटर फॉर इनिशिएशन इज नॉट ट्रू। कह रहा है नॉट ट्रू, तो हाँ, नॉनेल को हम लोग को इनिशिएट करने के लिए वो खुद एक डेटोनेटर से इनिशिएट होगा, क्योंकि नॉनेल जो आपका होता है वो नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर होता है, और जो एक्सप्लोडर से हम लोग का वो एनर्जी आता है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में आता है, तो वहां से पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक डेटोनेटर लगाना पड़ देगा, और वो जो उसका डेटोनेटर वो पहले इसको डेटोनेट करेगा, और ये फर्दर डेटोनेट करेगा एक्सप्लोजिव्स को, तो नीड्स द डेटोनेटर फॉर इनिशिएशन। सही है। कैन बी यूज इन द वाटरी कंडीशन, ये भी सही है। वाटर कंडीशन में हम लोग नॉन यूज कर सकते हैं क्योंकि एक नॉन इलेक्ट्रिक। फिर नॉट अफेक्टेड बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और स्ट्रॉन्ग करंट, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रिक है। सही है, बिकॉज नॉनेल है आपका नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। ठीक, क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज। नहीं, अभी हम
पहले ही बताए थे कि डीसी डेटोनेटिंग और डेटोनिंग फ्यूज लॉट ऑफ नॉइस प्रोड्यूस करता है, और जो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये आपका नॉन है, ये आपका गलत ऑप्शन है, नॉट ट्रू में ये। और ट्रू बॉटम लाइन होल इनिशिएशन सिस्टम, हाँ, बॉटम होल इनिशिएशन सिस्टम भी कहते हैं, इन होल डिले प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग नॉन एट के लिए। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है लोकेशन ऑफ अ प्राइमरी ओपनिंग लाइक शाफ्ट एंड इनक्लाइन कैन बी बेस्ट सेलेक्टेड इन मल्टी सीम डेवलपमेंट बाय कंसीडरिंग ये वही 10 किलोमीटर एफर्ट, किलोमीटर टर्न हॉलेज एफर्ट, हॉलेज पहले भी आया था, या 10 किलोमीटर एफर्ट, मतलब कि अ, 1 टन कोयला को निकालने में हाउ मच किलोमीटर नीड टू ट्रेवल, 1 टन कोयला को बाहर ले जाने में कितना किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, वो होता है हॉलेज एफर्ट, और 10 किलोमीटर एफर्ट। मल्टी कोल सिम में इस तरह हम लोग सॉफ्ट और इंक्लाइंड लोकेशन चूज करते हैं कि वो मिनिमम हो, मतलब ऑप्टिमाइज्ड हो। हम्म। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक इज गिवन बाय, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका पता ही है, ई अपॉन 2 पाई टी। मान लीजिए आपका वो है टी इज द डायमीटर, टी इज द थिकनेस, टी लोड लग रहा है, टेंसाइल लोड ही टी है, 2 p/π/dt, ये आपका हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, की वो लोड है जहाँ पे टेंसाइल ब्रेक हुआ है, ब्रेकिंग लोड। फिर विच ऑफ द नॉट इज अ जनरल मोड ऑफ स्लो फेलियर, स्लो फेलियर हम लोग बता चुके हैं आपका 4 तरह का होता है, एक होता है प्लेनर, एक होता है आपका टॉपलिंग, एक होता है आपका वेज, एक होता है सर्कुलर, इसको रोटेशनल फेलियर भी कहते हैं। सीयर फेलियर ये आपका जनरल मोड ऑफ स्लो फेलियर नहीं है। ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि आपका प्रेशर आर्क थ्योरी डील्स विद, तो प्रेशर आर्क थ्योरी जो आपका है, पहले हम लोग एक्सकवेशन के पहले आपका इन सीटू स्ट्रेस लगता था, जब हम लोग कोई एक्सकवेशन करते हैं तो जो स्ट्रेस है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अराउंड द एक्सकवेशन, वो, और वो जितना दूर रहता है एक्सकवेशन से वो पॉइंट, वहां पे उसका इफेक्ट कम होता है। तो ये होता है आपका प्रेशर आर्क थ्योरी, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेस अपॉन द माइन ओपनिंग होता है आपका प्रेशर आर्क थ्योरी। ठीक। फिर लॉन्ग वॉल टॉप केविंग इज एप्लीकेबल इन द, लॉन्ग वॉल टॉप केविंग एक थिक सिप माइनिंग मेथड होता है, थिक सिप माइनिंग मेथड होता है, ये आपका 8 से 12 मीटर होता है, क्योंकि अगर हम लोग अगर 5.5 मीटर तक है तो हम लोग सिंगल लिफ्ट से भी जा सकते हैं लॉन्ग वॉल सीयर और उसका यूज करके, लेकिन अगर ग्रेटर देन 5.5 मीटर है तो लॉन्ग वॉल टॉप केविंग जाते हैं, जिससे हम लोग पहले तो सिंगल लिफ्ट में आपका ये 5.5 मीटर के ले जाते हैं, और ये हम लोग इधर मान लीजिए ये हो रहा है, और इधर आपका केविंग के थ्रू यहाँ पे लगा रहता है, जैसे जाली लगा रहता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं लास्ट टाइम। तो हाँ, आपका थिकनेस जैसे अगर ज़्यादा है, आवाज़ आ रही है ना? हाँ, तो 5.5 मीटर से अगर थिकनेस ज़्यादा है तो 4.8 मीटर ज़्यादा है, तो थिक सिम माइनिंग में आ गया ये, और 4.8 से ज़्यादा है, 5.5 से कम है, सिंगल लिफ्ट में हम लोग जा सकते हैं, 5.5 से ज़्यादा है तो 5.5 को हम लोग यहाँ पे लॉन्ग वॉल मेथड से जाते हैं और ऊपर टॉप केविंग कराते जाते हैं। तो ये अगर आपका 8 से 12 मीटर है, 1 से 3 में होगा, इसमें नहीं होगा, तो 8 से 12 है तो अच्छे से टॉप लॉन्ग वॉल केविंग मेथड हम लोग करा सकते हैं। ठीक।
फिर ये है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ अ पार्टिंग टू बी लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ अ थिक सिम। टू सेक्शंस ऑफ अ थिक सिम, आपका थिक सिम अगर माइनिंग है, तो अगर बोर्ड एंड पिलर से जा रहा है तो मान लीजिए ये 8 मीटर है, तो 2.5 मीटर का हम लोग सिम निकालेंगे और 3 मीटर का हम लोग मिनिमम पार्टिंग देते हैं, तो ये 3 मीटर का मिनिमम पार्टिंग होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहीं पे हम लोग क्लास खत्म करते हैं आज का। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.